ना गांधी जी ने उसके कुछ ही दिन बाद यानी 31 जनवरी को इंडिया के वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन को 11 डिमांड्स एक लेटर के रूप में लिख के दे दी। अब इनके और हर चीज पहले बता के करते थे बिकॉज इसी में उनका वो एक तरह से चैलेंज छुपा होता था ना। ये 11 उसकी वजह से गांधी जी, उसकी वजह से जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसकी वजह से जो वायलेंस हो रहा था, उसको कंसीडर करते हुए गांधी जी ने डिसाइड किया कि आई विल कॉल ऑफ द मूवमेंट। टैक्स तो देना पड़ेगा, चाहे खुद कम खाओ, लेकिन टैक्स इज मैंडेटरी। इस बात से दुखी होकर इन्होंने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की जितनी भी कंपनीज थी जो अपना सस्ता प्रोडक्ट इंडिया में लाख लाख के फेंकती थी और इंडियन मर्चेंट्स उसके कॉम्पीट नहीं कर पाते। फाइनली हम आते हैं विमेन पे। ये क्वेश्चन हर बार आता है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आता है कि विमेन्स ने क्यों ज्वाइन किया इस सिविल डिसोबीडियंस। इसका आंसर जो है वो ये है कि दे लिसनड टू गांधी जी एंड गांधी जी कॉल्ड फॉर द सेक्रेड ड्यूटी ऑफ विमेन which is to take care of nation and of the hearth. Now in order to protect their hearth यानी कि household duties, they have to support the male members of the family as well. Now ये सब करने के बाद उन्होंने पार्टिसिपेट कैसे किया? दे पिकेटेड शॉप्स, दे बाइकॉटेड फॉरेन गुड्स, और जो भी ऐसा मार्चेस में पार्टिसिपेट करना, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना, इस तरह की चीजें उन्होंने की। अब कांग्रेस वाज आल्सो रिलक्टेंट इन एक्सेप्टिंग द विमेन सपोर्ट। उन्होंने कुछ एक सिंबॉलिक तौर पे, सिंबॉलिक मतलब ऐसा नाम के लिए कुछ विमेन को ऐसी एक दो जगह दे रखी थी कांग्रेस में, लेकिन कभी कोई बड़ी बड़ी पोस्ट पे किसी विमेन को नहीं आने दिया। वी आर डिस्कसिंग कि किस किस ने ज्वाइन किया, किस किस ने ज्वाइन नहीं किया, किसको कांग्रेस ने अलाउ किया, किसको कांग्रेस ने अलाउ नहीं किया। तो क्या हम ये मान ले कि ऑलमोस्ट एवरी फोक ऑफ पीपल अटेंडेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और पार्टिसिपेटेड इन इट? नो, there were some limitations of the movement as well। और इन्हीं पे क्वेश्चन भी आता है, what were the limitations of civil disobedient movement? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का दो लिमिटेशन थी। फर्स्ट जो थी वो थी कि अनटचेबल्स या दलित लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सेकंड, मुस्लिम्स ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया ना। इन दोनों के रीजंस जो थे वो बहुत अलग अलग थे। पहले दलित्स को डील करते हैं। उनका रीजन क्या था? देखिए, दलित्स अगर कांग्रेस पार्टी में होते तो जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स थे जो बहुत अपर क्लास थे और कंजर्वेटिव सोच वाले थे, वो नाराज हो जाते बिकॉज दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ अलाउइंग दलित्स टू एंटर इनटू द इंस्टीट्यूशन एंड हैव सम गुड पोस्ट, अपर पोस्ट। तो बिल्कुल ही रिलक्टेंटली कांग्रेस ने तो मना ही कर दिया इसी वजह से। और वैसे भी अनटचेबल जो थे वो जहां भी जाते थे उन्हें ऑपरेशन झेलना पड़ता था, उन्हें बहुत ज्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ती थी। सो गांधी जी डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ द इशू। सो ऐसा आपके चैप्टर में नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको अलग से बता देता हूं कि गांधी जी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज कर्म से दलित। नाउ कर्म से दलित इज लाइक ऐसा कोई गिवन पोस्ट नहीं है। गांधी जी वाज नॉट बॉर्न एज अनटचेबल, बट ही सेड कि हाँ, मैं अपना टॉयलेट अपने आप साफ करता हूं। इट डज नॉट मेक मी अनटचेबल एंड डज नॉट मेक एनीवन अनटचेबल। तो अनटचेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। दलित्स जो है वो हमारी ही सोसाइटी का एक पार्ट है और उन्हें भी हमारे साथ आना चाहिए। नाउ उन्होंने दलित्स को एक नया नाम दिया, दैट वाज हरिजन। बट at the very same moment there was another superhero of Dalits, Dr. B.R. Ambedkar. Now he belonged to the same caste, he had experienced everything first hand। तो बी आर अम्बेडकर का जो गुस्सा था सोसाइटी के खिलाफ, दैट वाज वेरी वेरी एक्सेप्टेबल। बी आर अम्बेडकर थॉट कि हमें ये पूरी जो कास्ट सिस्टम है इसको ऑल टुगेदर स्क्रैप करना पड़ेगा। जब लोगों के दिमाग में यही नहीं होगा ना कि हाँ कोई कास्ट नाम की चीज भी होती है, then they will accept us as human beings, क्योंकि उससे पहले वो ह्यूमंस बीइंग भी नहीं समझे जाते थे। गांधी जी सेड कि नहीं, वी हैव टू कीप द कास्ट बेस्ड सिस्टम, बट या अनटचेबिलिटी से बचा लूंगा मैं उनको। नाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज वेरी रियल एट दैट मोमेंट। 1930 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड वाला फेल हुआ था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट गोइंग ऑन बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी। बी आर अम्बेडकर वाज इंसिस्टिंग कि हाँ, हमें सेपरेट इलेक्ट्रेट चाहिए। गांधी जी वाज टोटली अगेंस्ट इट। नाउ सेपरेट इलेक्ट्रेट क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। सेपरेट इलेक्ट्रेट इज व्हेन एक कास्ट का पर्सन इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो उसी की कास्ट के पर्सन उसे वोट देंगे। सो दलित एसोसिएशन तो बना ली थी बी आर अम्बेडकर ने, तो दे साइड की जो भी इस कास्ट लाइक इस एसोसिएशन के अंदर आता है, जो भी दलित कैटेगरी के अंदर आता है, उन्हें सिर्फ दलित लोग वोट देंगे, उनके लिए सीट रिजर्व होंगी, उन सीट पे सिर्फ दलित ही
रूल करेंगे, दलित ही चुने जाएंगे, उनको जिताने वाले भी दलित ही होंगे। ऐसे में गांधी जी का पॉइंट था कि ऐसे में फिर दलित लोग बाकी लोगों के साथ में आने में इंटरेस्टेड क्यों होंगे, या बाकी लोग उनके साथ में आने में इंटरेस्टेड क्यों होंगे। सो सेपरेट इलेक्ट्रेट नाम की कोई चीज नहीं होती, लाइक ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, डिड नॉट एक्सेप्ट अ सिंगल थिंग। बाद में दोनों के बीच में थोड़ा बहुत ऐसा नेगोशिएशन और हुआ, और 1932 में जाकर जब लाइक सिविल डिसोबीडियंस लाइक खत्म होने के कगार पे था, उस टाइम पे जाके दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट में अंबेडकर एक्सेप्टेड फ्यू थिंग्स एंड गांधी एक्सेप्टेड फ्यू थिंग्स एंड दे केम इनटू अ नेगोशिएशन। वो नेगोशिएशन थी रिजर्व्ड सीट्स, रिजर्वेशन, जो अभी हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में। दैट वाज अ वेरी मच पार्ट ऑफ द पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग हमने पढ़ा है, रिजर्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल पावर शेयरिंग। सोसाइटी में जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा लाइक ऐसा ऑप्रेस्ड करके रखा जाता था, दबा के रखा जाता था, उनको कुछ पावर देके, रिजर्व सीट्स देके, रिजर्वेशन देके, एजुकेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में उनको बाकी सोसाइटी के बराबर लाने की कोशिश की जा रही थी। अब चलते हैं सेकंड लिमिटेशंस की तरफ, विच वाज मुस्लिम्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। और इस पे क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वाज द रिस्पांस ऑफ मुस्लिम्स वर वेरी ल्यूकवर्म टू द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। इसके रीजंस हैं। रीजंस क्या हैं कि 1920 में जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से ही कांग्रेस का और मुस्लिम्स के बीच में एक दूरी बननी स्टार्ट हो गई, एक डिफरेंस बनना स्टार्ट हुआ। उसका रीजन ये था कि कांग्रेस जो है वो अपने आप को हिंदू, जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स हैं, बहुत लाइक ऐसा ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को ऐसा प्रोटेक्ट करने वाले जो खतरनाक वाले ग्रुप इस तरह के होते हैं, इस तरह के हिंदू ग्रुप्स के साथ अपने आप को एसोसिएट करने लगी, जिसमें से एक था हिंदू महासभा। नाउ अभी के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ, हिंदू महासभा, आरएसएस, बजरंग दल, जो ऐसा रिलीजन को लेके आपको ठोक पीट देंगे, बजा देंगे और इस तरह के काम भी करने को तैयार है, लड़ने मरने को तैयार है, उस तरह के ग्रुप्स जो हैं हिंदूज वाले, उनके साथ खुद को एसोसिएट करना स्टार्ट किया। इससे मुस्लिम्स को लगा कि ये तो हिंदूज की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे बात थोड़ी ना मानेंगे, हमें क्यों ही एंटरटेन करेंगे। इसकी वजह से दोनों के बीच में डिफरेंसेस बढ़ते गए। ऊपर से बाद में मुस्लिम लीग की भी थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ी। 1927 में दोबारा उन्होंने रीनेगोशिएशन करने की कोशिश की। उनकी डिमांड ये थी, मुस्लिम लीग की या मोहम्मद अली जिन्ना की जो डिमांड थी वो ये थी कि जिस तरह से दलित्स को रिजर्व सीट्स मिली हैं, उसी तरह से मुस्लिम्स को भी कुछ रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए आफ्टर इंडिपेंडेंस। वो रिजर्व सीट जो हैं बंगाल और पंजाब के कुछ एरिया में, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत अच्छी खासी मेजॉरिटी में है, वहाँ पर रिजर्व सीट्स चाहिए, और वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे। बट गांधी जी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन हिज पोजिशन कि नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बिकॉज दलित्स के साथ तो सदियों से ऑपरेशन हुआ है, मुस्लिम्स वर लिविंग विद हार्मनी इन इंडिया, तो उनको इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक सेकुलर स्टेट बनाएंगे तो इन सब चीज़ों की क्या ही ज़रूरत है ना, मुस्लिम लोग वैसे ही डेमोक्रेटिकली जीत के आ जाएंगे। अब इस बात पे मुस्लिम लीग भी अड़ी हुई थी कि नहीं, सेपरेट इलेक्ट्रेट तो चाहिए ही। तो ऐसा एक ऑल पार्टी मीटिंग वगैरह चल रही थी, जिसमें M.R. जयकर नाम के एक हिंदू महासभा के लीडर ने बहुत स्ट्रिक्टली अपोज किया कि नहीं, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद एनी मुस्लिम लीडर। यही बात अगर गांधी जी बोलते तो पोलाइटली बोलते, जो इस तरह की पार्टी वाले लीडर होते हैं वो बहुत कड़े शब्दों में मना करते हैं। इसकी वजह से ये नेगोशिएशन टूट गई और मुस्लिम लीग जो है उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड आगे जाके रखी। कि बाद में उसका क्या रिजल्ट रहा ये आप सबको मालूम है। यहीं से सारी सिचुएशन बिगड़ती रही। नाउ वी हैव कम टू द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसमें हम डील करेंगे कि नेशनलिज्म की फीलिंग किस तरह से जागी। नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने के लिए बहुत सारे काम इसी दौरान में हुए थे। देखिए, हमने स्टार्ट किया था 1920 से और 32 पे मैक्सिमम जाके हमने एंड कर दिया। इसके बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग जाग गई थी। उस फीलिंग को जगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई। फॉर एग्जाम्पल, लोगों ने अपने साथ लाइक ऐसा फ्लैग बनाया। सबसे पहले तो दो तरह के फ्लैग बने थे, एक स्वराज फ्लैग और एक इंडियन फ्लैग। स्वराज फ्लैग जो है उसमें 3 कलर थे, एक था रेड, येलो एंड ग्रीन, और उसके बीच में कमल की पत्तियां थी, जिसके अंदर 8 पेटल्स थी। और 8 पेटल्स का मतलब था 8 प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। दूसरा फ्लैग गांधी जी ने बनाया था, जो कि था लाइक गांधीयन फ्लैग, जिसमें ऊपर हमारा जो केसरिया रंग है, बीच में वाइट लाइक सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, बीच में चरखा था। चरखा वाज अ सिंबल ऑफ गांधी जी फॉर सेल्फ डिपेंडेंस, किसी और पर डिपेंड ना रह के हम सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे। गांधी जी का जो खादी वाला फॉर्मूला था
वो पूरा एक सिंबॉलिक रीजन था उसका कि हाँ आप सब अपने अपने घर पे रह के अपना काम कीजिए, किसी दूसरे का काम मत कीजिए. सो बेसिकली गांधी जी वॉज एडवाइजिंग एवरीवन टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड. तो अभी भी आपके पास टाइम है, देखिए आप 10th में है तो आगे जाके नौकरी मत करना, गांधी जी वॉज एडवाइजिंग. सो अब चरखा, देखिए 2 फ्लैग्स बन गए. ये फ्लैग्स क्या थे, जब भी ऐसा कोई नेशनल मूवमेंट होता था तो लोग ये वाला फ्लैग लेके आते थे, जिससे कि एक सेंस ऑफ कलेक्टिविटी आती थी कि हाँ ये फ्लैग हमारा है, ब्रिटिशर्स का फ्लैग अलग है. फिर फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स वगैरह जागने शुरू हुए. फिर नेशनल हीरोज बनाए जाने लगे. नेशनल हीरोज, पुराने हीरोज, उन्हें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का हीरो ना बता के पूरे नेशन का हीरो बताया गया. जैसे छत्रपति शिवाजी वाज द लीडर ऑफ मराठास, बट नाउ instead of calling him the leader of Maratha, they said that he was the hero of India. रानी लक्ष्मीबाई, the heroine of India, इस तरह से जगाने लग गए. स्टोरीज दोबारा से बनानी शुरू की, ऐसी स्टोरी जिसमें इन हीरोज के बारे में बड़ी बड़ी बहादुरी की गाथाएं थी. हमारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने हिस्ट्री को रीराइट करना शुरू किया. हिस्ट्री को रीराइट करने से क्या हुआ कि पहले जो अवेलेबल हिस्ट्री थी, जो अंग्रेजों ने कहा था कि नहीं नहीं तुम्हारा देश तो पिछड़ा हुआ था, तो हम आए थे, हमने तुम्हारे साथ इतना तुम्हारा कल्याण किया, इस तरह की जो हिस्ट्री थी उसे हटाकर ये बताया कि हमारा इंडिया कितना प्रॉस्पर था और अंग्रेजों ने आके कैसे खराब कर दिया. जो अभी हम पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने कैसे डुअल ट्रांजैक्शंस की थी कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल सस्ते में उड़ा के लेके ऑलमोस्ट फ्री में, और वहां से सामान बना के हम ही को बेच दिया. ये सारी चीजें हमें क्यों पता है, क्योंकि तब हिस्ट्री रीराइट करनी शुरू थी. इन सब चीजों की वजह से एक कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंग आनी शुरू हुई. हर बंदा जो अंग्रेजों से गुस्सा था वो अपने आप को एक काइंड ऑफ कम्युनिटी में फील करता था कि नहीं मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और भी लोग हैं, भले वो कहीं पे भी हों. नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सारे एक दूसरे के साथ इसी फीलिंग से बंधे हुए थे कि नहीं अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं एंड वी हैव टू बी कलेक्टेड इन ऑर्डर टू रिमूव इट्स रूल. और कुछ एक नेशनल हीरो उस टाइम पे भी थी. फॉर एग्जांपल गांधी जी को सारे लोग मानते थे, ईस्ट और वेस्ट, गांधी इज द बेस्ट, इस तरह के नारे नहीं चलते थे उस टाइम पे, बट या सीन जरूर यही था. नेशनल स्टैचू, कुछ एक स्टैचूज भी बने. भारत माता का स्टैचू ना, भारत माता के 2 तरह के पोर्ट्रेट बने थे. एक बना था उनका एक हिंदू साधुई के रूप में, जिसमें एक हाथ में चांद पकड़ा, दूसरे हाथ में ऐसा कुछ एक स्क्रिप्चर्स पकड़े इन ऑर्डर टू शो लिटरेसी एंड इन ऑर्डर टू शो पीसफुलनेस. दूसरा बना था जिसमें भारत माता जो है हाथी और शेर के बीच में बैठी है इन ऑर्डर टू शो पावर एंड अथॉरिटी, एंड हाथ में झंडा पकड़ा हुआ है इन ऑर्डर टू शो करेज, क्योंकि उस झंडे में त्रिशूल भी बना हुआ था. ये भी इंपॉर्टेंट था. तो ये 5 रीजन है नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए. नाउ द चैप्टर एंड्स. आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग.